दोस्तों नमस्कार। मैं लोकनाथ सिंह बोकारो झारखंड से आपके बीच समाज के बारे में कुछ अपने विचारों को शेयर करना चाहता हूं। हम एक पूंजीवादी देश में एक पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत रहते हैं और यूं तो कहा जाता है कि पूंजीवादी व्यवस्था, जिसे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अल्पमत पर बहुमत का शासन होता है, ऐसा कहा जाता है। क्या सचमुच में ऐसा है? आप कहेंगे है, क्योंकि हम अपना पसंद का प्रतिनिधि चुन के संसद में भेजते हैं और वो लोग हमारे लिए काम करते हैं, जनहित में, देश हित में काम करते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, निश्चित रूप से इसमें होना यही चाहिए, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत होना यही चाहिए कि बहुमत का अल्पमत पर शासन। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है? अल्पमत का बहुमत पर शासन। अभी ये समय नहीं है कि हमारे आपके लिए कांग्रेस अच्छा है या बीजेपी अच्छा है या गठबंधन सरकार अच्छा है, और हमारे सामने में ये भी सवाल नहीं है कि हमारे लिए सबसे बुरा कौन है, और जो बुरा है उसको गाली दिया जाए। ये भी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि इधर लगभग 10-15 बरस से पहले जो भी शासन रहा, जिसका भी शासन रहा, उस समय में और अभी के समय में काफी अंतर आ गया है। और वो अंतर इस रूप में हम देख सकते हैं कि पहले के जो सरकार हमारे देश में थी, वो सरकार देश के अंदर में इतना पब्लिक सेक्टर खोला और जो प्राइवेट संस्थानें चल रही थी, जैसे कोयला खदान प्राइवेट चल रहा था, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। आयरन ऐश जो है, जहाँ से पैदा होता है, स्टील उत्पादन करने वाला जो मटेरियल जहाँ से पैदा होता है, वो भी प्राइवेट चलता था, उसका राष्ट्रीयकरण हुआ। बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, वो प्राइवेट चलता था, उसका राष्ट्रीयकरण हुआ। LIC प्राइवेट था, उसका राष्ट्रीयकरण हुआ। इस तरह से देश भर में न जाने कितना, गिनती बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा, बहुत सारा पब्लिक सेक्टर खुला। और पब्लिक सेक्टर खुलने के वजह से नौकरी का इतना भरमार हो गया कि लोग सरकारी नौकरी करने के लिए जितना जरूरत था उतना इंजीनियर नहीं मिलते थे, उतना डिप्लोमा होल्डर नहीं मिलते थे, उतना क्लर्क बाबू नहीं मिलते थे, उतने मजदूर नहीं मिलते थे। जॉब बहुत ज़्यादा था, लेकिन लोग काम करने वाले सरकारी नौकरी
लेने के लिए मारा मारी नहीं था, बहुत नौकरी था। लेकिन आज हम ऐसे परिवर्तित समय में जी रहे हैं जबकि फिर उसी दौर में वापस हम जा रहे हैं। किस दौर में? जिस खदानों को, जिस संस्थाओं को प्राइवेट से राष्ट्रीयकरण किया गया, उन्हीं संस्थाओं को, उन्हीं पब्लिक सेक्टरों को फिर से राष्ट्रीयकरण से प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की तरफ हम जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम ये देख रहे हैं कि पूरा देश में जो स्थिति है, जैसे जैसे समय गुजर रहा है, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा है, वैसे वैसे आम आदमी का जीवन जो है बद से बदतर होते जा रहा है। महंगाई आसमान छूते जा रहा है। महंगाई दर महंगाई बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। इधर आम आदमी का आमदनी घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। असल में ऐसा हो क्यों रहा है? हम हर 5 साल में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अपना पसंद का प्रतिनिधि चुन के नया सरकार बनाते हैं, और वो सरकार जो है हमारे हित में काम करना चाहिए, लेकिन हमारे हित में काम क्यों नहीं कर पा रहा? एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया में या समाज में अत्याचार करने वाले लोग, उनका संख्या ज्यादा है या अत्याचार सहने वालों का संख्या ज्यादा है? इसका संख्या ज्यादा है। आप कहीं भी देख लीजिए, अपने मोहल्ले में देखिए, अपने जिला में देखिए, या एक अपने राज्य के अंदर देखिए, या पूरे देश में देखिए, तो आप सीधे इसका उत्तर यही कहेंगे कि अत्याचार करने वाले लोगों का संख्या बहुत कम है, अत्याचार सहने वालों का संख्या बहुत ज्यादा है। तो जब हम ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत का सरकार होता है और अल्पमत पर शासन होता है, अगर ऐसा होता तो क्या ये अत्याचारी लोग हमारे लिए मुसीबत खड़ा कर पाते? नहीं खड़ा कर पाते। लेकिन हकीकत क्या है कि बहुमत पर अल्पमत का शासन चल रहा है। आप सोचिए कि पूरे दुनिया में, पूरे समाज में, देश में, दुनिया में, पूरे मनुष्य के लिए सारा जरूरत का सामान कौन पैदा करता है? अब देखेंगे कि मजदूर और किसान, यही लोग हैं जो पूरे दुनिया के लिए सब कुछ पैदा करते हैं। एक सुई से लेके हवाई जहाज तक, रोटी, कपड़ा, मकान, सारा कुछ ये मजदूर और किसान पैदा करते हैं। तो ये मनुष्यों का जो जरूरत का वस्तु है, इसको पैदा करने वाले लोगों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है या सबसे कम है? आप कहेंगे
मनुष्यों के लिए जो वस्तुओं का उत्पादन करता है, निर्माण करता है, उन लोगों का संख्या बहुत ज्यादा है बनिस्बत उन लोगों के जो कुछ भी नहीं करते। एक चावल का दाना भी नहीं पैदा करते हैं, एक कपड़े का धागा भी नहीं बनाते हैं, एक मकान का एक ईंट भी नहीं तैयार करते हैं। यानी कि मनुष्यों का समाज में जो मनुष्य रहते हैं, उन मनुष्यों का जरूरत का कोई भी वस्तु कुछ लोग हैं जो अल्पमत में हैं, बहुत कम संख्या में हैं, आप उनको 1% कह सकते हैं। 1% लोग जो हैं वो बिल्कुल कुछ भी नहीं पैदा करते हैं। लेकिन शासन कौन कर रहे हैं? शासन वही लोग कर रहे हैं और उनके द्वारा हम शासित हैं। यानी कि अभी जो जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग हैं, उसमें जिनको हम एमएलए एमपी बना के भेजते हैं, असल में हमारे ऊपर में शासन यही लोग चला रहे हैं। पूरे देश भर में एमएलए एमपी को आप देखेंगे, जोड़ेंगे तो 790 सांसद और राज्यसभा सदस्य और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये दोनों मिलाकर के 790 सदस्य हैं और एमएलए एमएलसी मिलाकर के 4549 हैं। तो दोनों का आप जोड़ देंगे तो 5339 होता है। ये 5339 लोग, जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या पैदा करते हैं? एक धागा भी पैदा करते हैं, एक सुई भी पैदा करते हैं, या एक ईंट भी पैदा करते हैं, या चावल का एक दाना भी पैदा करते हैं, गेहूं का एक दाना भी पैदा करते हैं। ये लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं पैदा करते हैं। तो जो लोग कुछ भी नहीं पैदा करते हैं वही लोग हमारे ऊपर शासन करते हैं। और तनख्वाह कितना लेते हैं? आप अगर आंकड़ा देखेंगे सरकारी कर्मचारियों का और उनका आंकड़ा मिलाएंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। एक आईएएस अफसर का पहला तनख्वाह 56,000 होता है। एक सरकारी डॉक्टर का पहला तनख्वाह 35,000 होता है और वहीं एक एमएलए का पहला तनख्वाह 2,10,000 होता है और एक सांसद का 2,61,000 होता है। दूसरी तरफ एक आईएएस अफसर चीफ सेक्रेटरी तक प्रमोशन होकर के पहुंचते हैं, इसमें समय लग जाता है 35 साल। तो एक आईएएस अफसर 35 साल सेवा देने के बाद उनको 1,20,000 पेंशन मिलेगा और एक डॉक्टर 30 साल सेवा देने के बाद उनको 70,000 पेंशन मिलेगा और एक विधायक या सांसद
अगर वो एक दिन के लिए विधायक या सांसद बन जाते हैं तो उनको 85,000 पेंशन मिलेगा। तो उनके हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू है। अगर चुनाव जीत जाते हैं तो 2,10,000 विधायक में और सांसद में 2,61,000, और चुनाव हार जाते हैं, भूतपूर्व विधायक बन गए, भूतपूर्व सांसद बन गए, तो 85,000 पेंशन बरकरार है। तो क्यों नहीं चुनाव जीतने के लिए अपराधियों के साथ साठगांठ करेंगे, और क्यों नहीं दौलत बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, और जो उनके टक्कर में आएगा उनको दबा देने की कोशिश करेंगे या खरीद लेने की कोशिश करेंगे। जो दबेगा नहीं, जो बिकेगा नहीं, उनको हत्या तक कर दी जाती है। दूसरी तरफ मजदूर के लिए, अगर कोयला मजदूर है तो उसके लिए जेबीसीसीआई कमेटी है, वो 4 साल पर वेतन बढ़ोतरी का काम करता है। 4 साल पर जो है वेतन बढ़ोतरी करता है। उस कमेटी का नाम है जेबीसीसीआई। और वेतन बढ़ोतरी करने के लिए सेल में एनजीसीएस है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पे कमीशन है। लेकिन एमएलए और एमपी के लिए कौन सा कमीशन है वेतन बढ़ाने के लिए या पेंशन लागू करने के लिए? उनमें से एक व्यक्ति खड़े हो जाएंगे, कहेंगे भाई आप लोगों को पेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो सब एक किनारे से हाथ उठा के कहेंगे कि भाई एकदम पेंशन चाहिए। तो ठीक है, समर्थन में आप हाथ खड़ा कीजिए और ताली बजा करके समर्थन कीजिए। सब टेबल को थपथपा करके समर्थन कर देंगे, पेंशन पास हो गया। एक आदमी खड़े होकर बोलेंगे कि भाई आपका वेतन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, डीए बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, तो सारे लोग कहेंगे एकदम बढ़ना चाहिए। अच्छा ठीक है, वेतन बढ़ने के पक्ष में जितने लोग हैं इसका समर्थन करें। सारे के सारे लोग टेबल थपथपा करके, मेज थपथपा करके प्रस्ताव को पास कर देंगे, वेतन भी बढ़ गया। तो मैं तो समझता हूं कि जितने भी एमएलए एमपी हैं जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, जन सेवक कहते हैं, तो इनको इतना भारी भरकम तनख्वाह क्यों दिया जाए? जो समाज सेवी हैं, जन सेवक हैं, उनको तनख्वाह तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तनख्वाह एकदम समाप्त हो जाना चाहिए। हाँ, इनको जरूरी चीजें मुहैया कराई जानी चाहिए। जैसे उनको एक रहने के लिए आवास होना चाहिए, एक दफ्तर होना चाहिए, और अपने चुनावी क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए यातायात का साधन होना चाहिए, और समय पर उनको भोजन मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। इतना एकदम जरूरी है। और जब तक सांसद हैं, विधायक हैं, तब तक उनके बाल बच्चों की देख रेख और उनका चिकित्सा सुविधा, एजुकेशन, ये सब जो है होना चाहिए। ये जरूरी चीज है। लेकिन ये भारी भरकम तनख्वाह इनको नहीं होना चाहिए। अब देखिए इनको तनख्वाह कितना, इसको इस तनख्वाह को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना होता है? 545 एमपी और 245 राज्यसभा सदस्य, दोनों मिला के 790 होते हैं। और 790 का 20,61,90,000 एक महीना का वेतन होता है। और 4,549
एमएलए एमएलसी का, देश भर का जो एमएलए एमएलसी हैं, इनका होता है 95,52,90,000। दोनों का अगर आप जोड़ देते हैं तो एक महीने का हो जाता है 1,16,14,80,000 एक महीने का। और इसको यदि एक साल का निकालते हैं तो इसमें आपको हो जाता है 13,93,77,60,000। और इनको जो हम चुनते हैं 5 साल के लिए, और 5 साल का निकालिएगा तो 69,68,88,00,00,000 ये 5 साल में ये भारी भरकम खर्चा जनता के टैक्स के पैसे से आम आदमी इनके भारी भरकम खर्चा को ढो रहा है। तो इतना भारी भरकम खर्चा उनके लिए जो कुछ भी नहीं पैदा करते हैं, तो ऐसा फिजूल का खर्चा होगा तो निश्चित रूप से आम आदमी का तो फटेहाली आएगा ही आएगा। इसलिए अब हम ये एक सवाल करना चाहते हैं आपसे कि ये सुधरेगा कैसे। असल में हम एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं जिससे हम आसानी से समझ पाएंगे क्यों ऐसा हमारा आम आदमी का बद से बदतर दिन जो है होते जा रहा है। कारण ये है, एक छोटी सी कहानी ये है कि एक ऊंट का व्यापारी था, उसके पास 100 ऊंट था और वो अपना जा रहा था अपना व्यापार करने के लिए। रास्ते में अंधेरा हो गया तो एक इलाके में जो है एक मालिक का सराय में वहाँ ठहर गया और उसने कहा कि भाई आप हमको यहाँ थोड़ा सा शाम के लिए, एक रात के लिए सराय दीजिए, रहने के लिए स्थान दीजिए, सुबह हम चले जाएंगे। उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, चले जाइए भाई, रहिए रात में, सुबह चले जाइएगा। तो ऊँट को उसने 100 ऊँट था, सारे ऊँट को बांधा उसने, लेकिन एक ऊँट के लिए रस्सा और खूंटा का कमी रह गया। तो उसने सराय के मालिक से कहा कि भाई साहब थोड़ा सा एक मदद चाहिए, हम ऊँट 100 लाए हुए हैं, तो सारे ऊँट का तो रस्सी और खूंटा सब हमारे पास में है, लेकिन एक ऊँट के लिए गलती से रस्सी और खूंटा छूट गया है, तो कम से कम एक रस्सा और खूंटा व्यवस्था कर दीजिए ताकि हम उसको खूंटे से बांध सकें, नहीं तो रात में भटक जाएगा या कोई भी चुरा के ले जाएगा। तो उसने कहा कि भाई हम आपको रस्सी नहीं दे सकते हैं, खूंटा भी नहीं दे सकते हैं, तो फिर कैसे होगा, तब तो मेरा ऊँट भटक जाएगा। बोला नहीं 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 भटकेगा, वो बंधा जाएगा। तो कैसे बंधाएगा? एक काम कीजिए, आप जैसे बाकी 99 ऊँट को बांधे हैं, ठीक वैसे ही उस ऊँट को भी बांधिए, फोर्स बांधिए बिना रस्सी का, लेकिन उसको लगे कि हम बंधा रहे हैं। तो जैसे रस्सी उसके गले में लपेटते हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि हम इसको रस्सी से बांध रहे हैं, और कल्पना के रस्सी से बांधिए और उसको जो है खूंटा भी कल्पना का खूंटा एक गाड़ दीजिए और उसमें बांध दीजिए। उसको मजाक लगा, बोला ही पागल आदमी है लगता है, बिना रस्सी का बांधने के लिए बोल रहा है, लगता है ही पागल आदमी। लेकिन क्या करे, मजबूरी में जैसे कहा उसने वैसा किया
और उसने जो है वैसे ही रस्सी को जैसे लपेटते हैं वैसा फॉल्स रस्सी को लपेटा और खूंटा गाड़ा, उसको बांध दिया। सुबह हुआ जाने को हुआ तो सारे ऊँट को खोल दिए और एक ऊँट तो ऑलरेडी बंधा था ही नहीं, रस्सी नहीं था तो बंधा नहीं था, तो उसने उसको कुछ किया नहीं और सब ऊँट चलने के लिए तैयार हो गए। और जो 100वां ऊँट जो था, जो बिना रस्सी से बंधा हुआ था, काल्पनिक रस्सी से बंधा हुआ था, वो उठ ही नहीं रहा है। कितना भी कोशिश किए नहीं उठा। उस घबराहट में आगे बोला, लगता है ये सराय का मालिक बहुत बड़ा जादूगर है, ये तो हमको फेरा में डाल दिया। तो उसने उस सराय के मालिक से कहा, भाई आपने क्या जादू कर दिया, ये हमारा एक ऊँट उठ ही नहीं रहा है। तो उसने कहा, आपने उसको खोला? तो उसने कहा कि भाई हम तो उसको बांधे ही नहीं, तो खोलेंगे क्या, वो तो ऑलरेडी खुला है। बोला, आप ना समझते हैं कि उसको आप बांधे नहीं हैं, वो बंध गया है, आप जैसे बांधे हैं उसको खोलिए तब उठेगा। उसके बाद फिर उसने उस काल्पनिक रस्सी को जैसे खोला जाता है वैसा उस काल्पनिक रस्सी को उसने खोला और खूंटा को उखाड़ा और उसके बाद फिर वो ऊँट को टच किया, वो खड़ा हो गया, चलने के लिए वो भी तैयार हो गया। तो ठीक इसी ऊँट के तरह हम सभी लोग, जिसको कहा जाता है आम लोग, जिसके ऊपर में शासन चलाया जाता है, हम सभी लोग किसी न किसी रस्से से बंधे हुए हैं और वो डोर इतना मजबूत है। हम जो है हिंदू के डोर से बंधे हुए हैं, मुस्लिम के डोर से बंधे हुए हैं, सिख और ईसाई के डोर से बंधे हुए हैं, अगड़ी जाति पिछड़ी जाति के डोर से बंधे हुए हैं और फॉरवर्ड बैकवर्ड की रस्सी से बंधे हुए हैं, बाहरी भीतरी के रस्सी से बंधे हुए हैं और जातियों के रस्सी से बंधे हुए हैं। हर तरह के रस्सी से हम बंधे हुए हैं और जिस रस्सी से हम बंधे हुए हैं, हम उस रस्सी को तोड़ नहीं पा रहे हैं। इस वजह से हम एकजुट हो नहीं पा रहे हैं और इस वजह से जो हमारे ऊपर शासन चला रहा है उसको हम मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पा रहे हैं और जो बहुमत पर अल्पमत शासन चला रहा है, उस अल्पमत शासन करने वाले को हम धक्का मार के हम उसको हटा नहीं पा रहे हैं और उसके जगह हम शासक नहीं बन पा रहे हैं। ये शासक वर्ग चाहती है कि सारे देश के लोग जाति में बटे रहें, धर्म में बटे रहें, बैकवर्ड फॉरवर्ड में बटे रहें, एसटी, एसी, ओबीसी, माइनॉरिटी में बटे रहें और अगड़ी जाति पिछड़ी जाति में बटे रहें, झारखंडी गैर झारखंडी में बटे रहें, हिंदी गैर हिंदी में बटे रहें। जितना अधिक गुटों में हम बटे रहेंगे उतना ही अधिक समय तक हमारे ऊपर अल्पमत लोग हमारे ऊपर शासन करते रहेंगे। तो इसलिए इस बात को हमें आपको समझना है और तभी हम बहुमत का शासन देश में और दुनिया में ला सकते हैं। और इसलिए हमें ये देखना है कि कांग्रेस अच्छा है या बीजेपी अच्छा है, ये देखने के बजाय हमें इस रूप में देखना है कि जो शासन करने वाले लोग हैं वो एक जाति के हैं, उनका जाति जीत के जाने के बाद एक जाति हो जाता है। चाहे बीजेपी का शासन हो, चाहे कांग्रेस का शासन हो, शासन करने वाले के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो आम आदमी है, जो शासित हो रहे हैं, वो एकजुट होकर के उनको गद्दी से न उतार दें, इस चिंता में वो हमेशा रहते हैं। इसलिए हमेशा ऐसा तिकड़म रहते हैं कि जब कभी भी हम एकजुट होना चाहते हैं, पूरे देश भर से, देश भर का आवाम जो शासित लोग हैं, शोषित लोग हैं,
जो एक साथ कभी भी एकजुट होने की कोशिश करते हैं तो अपने तरफ से कोई ऐसा प्रतिनिधि खड़ा कर देते हैं कि हम फिर उसमें भुला जाते हैं। इसलिए हमें इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और हमें इस रूप में देखना चाहिए कि जो भी सत्ता में बैठे हैं और सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा जो लोग शासित हैं, शोषित हैं, सारे लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और उसके लिए राष्ट्रीय स्तर का संगठन में शामिल होकर के एक ऐसा कोई भी जो सशक्त आंदोलन कर रहा हो उसके साथ में एकजुटता में आकर के एक साथ जब हम आवाज उठाएंगे तो बहुमत का शासन अल्पमत पर शुरू हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं और कोशिश कर रहा था कि मैं छोटा सा वीडियो बनाऊं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा ही हो गया है। और खैर अगले बार से मैं बहुत छोटा बनाऊंगा और भी छोटा बनाऊंगा। और आपसे मैं सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।